हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे चैप्टर फर्स्ट के बारे में। हमारा जो चैप्टर फर्स्ट होगा उस चैप्टर का नेम होगा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं मैटर के बारे में। अब मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर? तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। मतलब ऐसी कोई भी सब्सटेंस जिसका क्या होगा, मास होगा और वो किसी स्पेस को क्या करता होगा, ऑक्यूपाई करता होगा। कोई भी सब्सटेंस जिसके पास क्या होगा, मास होगा, है ना, मास होना चाहिए और किसी भी स्पेस को क्या कर रहा है, वो ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे हम बात करें पेन की, तो पेन का कुछ ना कुछ मास होगा, है ना, और किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। जब हम इसको किसी जगह पर रखेंगे तो स्पेस को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है ना। या ये बोर्ड हुआ, टेबल हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हुआ, बुक्स हो गई, सभी सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे, क्योंकि इनके पास क्या है, मास है और ये किसी स्पेस को क्या करते, ऑक्यूपाई करते। तो उन सभी सब्सटेंस को हम बोलेंगे क्या, मैटर। ठीक है। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, है ना। मतलब ये दो प्रॉपर्टी होना जरूरी है। उसके पास क्या होना चाहिए, मास भी होना चाहिए और वो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई भी करना चाहिए। उन सभी सब्सटेंस को आप बोलेंगे मैटर। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल, और ये जो मैटर रहेगा वो किससे बना हुआ, स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ होगा। विच में बी मॉलिक्यूल्स, और वो क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं, है ना। कोई भी सब्सटेंस जो रहेगा वो किस चीज से बना है, मॉलिक्यूल से, एटम से या फिर आयन से बना हुआ होगा। ठीक है। मैटर एग्जिस्ट इन थ्री प्राइमरी स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, है ना। आपने बुक्स में देखा होगा वहां पर 5 स्टेट्स होती है, बट हम यहाँ पर 3 ही स्टेट्स को डिस्कस करेंगे, है ना। चौथी स्टेट होती है प्लाज्मा स्टेट और पांचवी स्टेट होती है बोस आइनस्टीन स्टेट। तो यहाँ पर हमको सिर्फ 3 स्टेट के बारे में देखना है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। तो आपने यहाँ पर जाना कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या होगा, जिसके पास मास होगा और किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करता होगा। ठीक है। और इसकी कितनी स्टेट्स होगी, इनकी स्टेट्स जो होगी वो 3 स्टेट्स होगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस दिख रही है, जैसे वुड का क्या है, मास है और ये स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, इसलिए ये भी मैटर होगा। यहाँ पर आपको सेकंड इमेज में दिख रहा होगा सेंड है, तो सेंड के पास भी क्या होगा, मास होगा और ये भी क्या करेगी, स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी। और थर्ड इमेज में आपको दिख रहा होगा आयरन नेल, इसके पास भी स्पेस, इसके पास मास होगा और ये किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी, मतलब ये भी मैटर है। और ये सभी चीजें किससे बनी है, ये सभी चीजें एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन से मिलकर बनी हुई है। ठीक है। तो ये सभी हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन होगा मैटर के बारे में। ठीक है। तो यहां तक तो आपको क्लियर होती है बात। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अब देखो, मैटर जिस पार्टिकल से बना होगा उन पार्टिकल्स के पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना। कोई भी सब्सटेंस होगा वो किसी न किसी एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन से मिलकर बना होगा। अब वो एटम्स क्या होंगे, एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, कम होगा, किस तरीके का होगा, वो हमें यहां पर देखना है। तो मोशन एंड काइनेटिक एनर्जी, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ मोशन, है ना। हमने यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो मेटल रहेगा वो जिस भी एटम्स, मॉलिक्यूल या आयन से मिलकर बनेगा, उन एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस के पास क्या होगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है। और वो मोशन में होंगे, है ना, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के अंदर जो होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। और जिस ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो कैसा होगा, मोशन में होगा। तो यहाँ पर मोशन होगा। एनहेंस पोसेस काइनेटिक एनर्जी, और उनके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज लोवेस्ट इन सॉलिड, है ना। सॉलिड क्या होगा, सॉलिड जो स्टेट होगा मैटर का, वो जिस भी पार्टिकल से मिलकर बना होगा वहां पर क्या होगा, लोवेस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी। यहाँ पर आपको फर्स्ट डायग्राम में दिख रहा होगा कि एटम्स क्या है, एटम्स बहुत पास पास में यहाँ पर दिख ही होंगे आपको। लिक्विड में थोड़ी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि यहाँ पर एटम्स आपको दूर दूर दिख रहे हैं। और गैसेस में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि सबसे यहाँ पर दूर दूर एटम्स किस में, गैस में। तो सबसे कम काइनेटिक एनर्जी किस में होगी, सॉलिड में होगी। उससे थोड़ी ज्यादा जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो लिक्विड में होगी और उससे भी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस में होगी। मतलब सबसे कम काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में होगी और सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस में होगी। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इन लोवेस्ट इन अ सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड हाईएस्ट इन गैसेस, मतलब गैसेस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, particle of matter are attracted to each other by intermolecular forces. These force are strongest in solid, मतलब solid के अंदर क्या होंगे, solid के अंदर force of attraction क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, इसीलिए वो hard होंगे, है ना। यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा सबसे ज्यादा force of attraction की हम बात करें तो किसमें, solid में। तभी तो इनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एटम्स उतने पास पास होंगे और जितना एटम्स पास पास होंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, है ना। और गैसेस में सबसे
कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहां पर कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा। ठीक है, दिस फोर्स और स्ट्रांगेस्ट इन सॉलिड, वीकर इन लिक्विड एंड वीकेस्ट इन गैसेस, है ना। गैस में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा, काइनेटिक एनर्जी गैस में सबसे ज्यादा होगी। चलो अब कुछ प्रॉपर्टी की बात हम कर लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाती है इंटर पार्टिकल स्पेस, है ना। इंटर पार्टिकल स्पेस, सॉलिड के अंदर क्या होगा, वेरी स्मॉल स्पेस, मतलब सॉलिड के पार्टिकल बहुत ही पास पास में होंगे, इनके बीच में जो स्पेस होगा वो बहुत ही कम होगा। तो सबसे कम क्या होगा, स्पेस जो रहेगा वो सॉलिड में रहेगा। लिक्विड में कंपैरेटिवली लार्ज स्पेस, यहां पर क्या होगा, थोड़ा लार्ज स्पेस होगा, और यहां पर गैसियस स्टेट में वेरी लार्ज स्पेस होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा स्पेस गैसेस में होगा, उससे कम लिक्विड में होगा, और सबसे कम सॉलिड में होगा, इंटर पार्टिकल स्पेस। दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है इंटर पार्टिकल फोर्सेस, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा, सॉलिड में होगा। तो वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सॉलिड में, लिक्विड में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और गैसेस में वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी नेचर की हम बात करते तो वेरी हार्ड एंड रिजिड, आपने सॉलिड देखा होगा, सॉलिड ये पेन जैसे सॉलिड है, तो ये कैसा है, हार्ड है ना। मेटल होती है वो भी हार्ड होती है, वेरी हार्ड एंड रिजिड, ये क्या होगा, फ्लूइड होगा। लिक्विड जो रहेगा वो फ्लूइड होगा, मतलब इसमें फ्लो होने की टेंडेंसी होगी। और गैसेस की हम बात करें तो ये हाईली फ्लूइड होगा, हाईली फ्लूइड मतलब इसमें सबसे ज्यादा फ्लो होने की टेंडेंसी होगी। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी की हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कंप्रेस करेंगे, मतलब उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो रहेगा कंप्रेस हो जाएगा। तो सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, बहुत ही कम होती है। देखो इसको हम कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे तो दबेगा नहीं, तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी जो रहेगी वो क्या रहेगी, नेग्लिजिबल रहेगी। लिक्विड की हम बात करें तो वेरी स्मॉल कंप्रेसिबिलिटी रहेगी, है ना। या हम किसी भी पॉलिथीन के अंदर वाटर या दूध को पैक कर दे और उसको कंप्रेस करेंगे तो इजीली कंप्रेस हो जाएगा। और गैस की बात हम करें तो गैस में क्या होगा, हाई कंप्रेसिबिलिटी होगी। किसी बलून को कंप्रेस करते हैं तो वो कैसा हो जाता है, हाईली कंप्रेस्ड हो जाता। आप घरों में जो एलपीजी का यूज करते हैं वो क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वहां पर अपन ने गैस को क्या किया, कंप्रेस कर दिया, तभी उसके पार्टिकल पास पास आ जाएंगे और वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, है ना। तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होगी गैस में, उससे कम होगी लिक्विड में, और सबसे कम जो होगी वो सॉलिड में होगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात हम करें शेप एंड वॉल्यूम, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, है ना। सॉलिड का कैसा शेप होगा, डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, है ना। और लिक्विड की हम बात करें इनडेफिनेट शेप, है ना। इनडेफिनेट शेप क्यों होगा, क्योंकि आप जो वाटर है, जैसे लिक्विड होगा वाटर, और वाटर को ग्लास में रखेंगे तो ग्लास जैसा शेप हो जाएगा, या किसी अदर कंटेनर में रखेंगे तो उस कंटेनर का शेप ले लेगा। तो यहां पर क्या होगा, इनडेफिनेट शेप होगा बट डेफिनेट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। जैसे सपोज करो आपके पास 1 लीटर दूध है, उस दूध को आप किसी भी कंटेनर में डाल रहे हैं, वो 1 लीटर ही रहेगा। तो वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, डेफिनेट रहेगा, बट जो शेप रहेगा वो कैसा रहेगा, इनडेफिनेट रहेगा। गैसेस की हम बात करें तो गैसेस में इनडेफिनेट शेप रहेगा, है ना, और वॉल्यूम भी इनडेफिनेट रहेगा। देखो गैस की हम बात करें तो गैस को आप किसी भी कंटेनर में डालें, ठीक है, वो उसका शेप ऑक्यूपाई कर लेगी, ठीक है, तो उसका शेप भी इनडेफिनेट नहीं है। और वॉल्यूम की हम बात करें तो कोई गैस, सपोज करो आपके पास 2 लीटर गैस है या 1 लीटर गैस है, तो उस गैस को यदि आप किसी अदर कंटेनर में डालेंगे और वो कंटेनर ओपन होगा, तो आपको पता है दूसरी गैसेस भी उस जगह पर आ जाएगी, तो यहाँ पर वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होगा। तो गैस के प्रॉपर्टी जो होगी, इंडेफिनेट शेप होगा और इंडेफिनेट वॉल्यूम होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होगी, सॉलिड के अंदर हाई डेंसिटी होगी, लिक्विड की लेस देन डेंसिटी इन सॉलिड, है ना। तो सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, और गैस की डेंसिटी वेरी लो होगी। ठीक है, डेंसिटी क्या होती, हार्डनेस होती है। डेंसिटी अभी हम देखेंगे आगे, डेंसिटी इज इक्वल टू होगा क्या, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो सॉलिड की डेंसिटी क्या होती, हाई होती है, लिक्विड की डेंसिटी थोड़ी कम होगी, और गैस की डेंसिटी सबसे कम होगी। काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड स्टेट में हमने अभी देखा, ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती, कम होती है ना। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कम होगी, यहाँ थोड़ी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, और यहाँ सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लो होगी सॉलिड में, लिक्विड में कंपैरेटिवली हाई होगी, और गैसेस स्टेट में वेरी हाई होगी। फिर आता है डिफ्यूजन पावर। डिफ्यूजन जो रहेगा वो सॉलिड के अंदर नेग्लिजिबल होगी, लिक्विड में स्लो होगी, और गैसेस में वेरी फास्ट होगी, क्योंकि गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसके पार्टिकल्स
इधर उधर मूव करते, इसलिए डिफ्यूजन पावर गैसेस की सबसे ज्यादा होगी, लिक्विड की सबसे थोड़ी कम होगी, और सॉलिड की सबसे कम होगी, ना के बराबर होगी, नेग्लिजिबल होगी। अब हम बात कर लेते हैं क्या, अब बात कर लेते हैं जनरल या स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की। सबसे पहली जो स्टेट है वो सॉलिड है, दूसरा स्टेट लिक्विड होगा और तीसरा स्टेट गैसेस होगा। सॉलिड पार्टिकल आर टाइटली पैक्ड विथ वेरी लिटिल मूवमेंट, है ना। पार्टिकल्स क्या रहेंगे सॉलिड के, ये पेन जो है वो सॉलिड है, वो सॉलिड के पार्टिकल क्या होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे। कैसे होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे विथ वेरी लिटिल मूवमेंट, इनमें मूवमेंट क्या हो रहा होगा, बहुत ही कम हो रहा होगा। दे हैव स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यहां पर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहेगा, स्मॉल इंटरमोलिकुलर स्पेस रहेगा, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उतना स्पेस क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। एंड लो काइनेटिक एनर्जी, है ना, इनमें काइनेटिक एनर्जी कैसा होगी, लो होगी। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इनका शेप और वॉल्यूम जो रहेगा वो फिक्स रहेगा। तो आपको याद रखना है कि जो सॉलिड रहेगा वहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी, है ना। यहां पर हमने लिखा है कि लो काइनेटिक एनर्जी, और सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। अब बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड पार्टिकल आर लूजली पैक्ड, है ना, इसके पार्टिकल कैसे रहेंगे, लूजली पैक्ड रहेंगे, एंड कैन मूव पास्ट इच अदर, दे हैव मॉडरेट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मतलब इसमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, है ना, थोड़ा कम होगा, सॉलिड के कंपेयर में कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लार्जर इंटरमोलिकुलर स्पेस, यहां पर इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा रहेगा, एंड हायर काइनेटिक एनर्जी कंपेयर्ड टू सॉलिड, सॉलिड के कंपेयर में इनमें काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी। लिक्विड है डेफिनेट वॉल्यूम बट टेक अ शेप ऑफ देयर कंटेनर, है ना, तो ये जिस भी कंटेनर में आप लिक्विड को रखेंगे वो उसी का शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। गैसेस की बात करें तो पार्टिकल आर फार अपार्ट एंड मूव रेंडमली, है ना, इसके पार्टिकल सबसे ज्यादा दूर दूर होंगे, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होगा गैसेस स्टेट में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। दे हैव वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर स्पेसेस एंड द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, है ना, यहाँ पर सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैसेस स्टेट में होगी। गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, है ना, इनका शेप भी फिक्स नहीं होगा, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होगा, है ना, स्पेस ऑफ देयर कंटेनर, ये जिस भी कंटेनर में आप रखेंगे उसी का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी। अब बात कर लेते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। शेप की हम बात करें तो सॉलिड का शेप फिक्स होता है, शेप फिक्स होगा, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होगा, भी हम देख चुके, और गैस में भी फिक्स्ड शेप नहीं होगा। वॉल्यूम की हम बात करें तो यहाँ पर फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, यहाँ पर भी फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, बट यहाँ पर कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होगा गैसेस स्टेट में। रिजिडिटी, रिजिड होते, हार्ड होते, आपने देखा ही होगा, इनमें फ्लो होने की टेंडेंसी नहीं होती। सॉलिड होगा उसमें फ्लो होने की टेंडेंसी नहीं होगी, ठीक है, और यहाँ पर लिक्विड में फ्लो होने की टेंडेंसी होगी, ये रिजिड नहीं होंगे, और यहाँ भी गैस में भी फ्लो होने की टेंडेंसी होगी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे ज्यादा किसमें होंगे, सॉलिड में, उसके बाद, है ना, उसके बाद होंगे लिक्विड में, और उसके बाद जो होगा गैस में, मतलब सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा वो गैसेस में रहेगा, और सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में रहेगा। इंटरमोलिकुलर स्पेस यहाँ पर बहुत ही कम, वेरी लेस स्पेस होगा, मोर देन सॉलिड, और यहाँ पर मैक्सिमम होगा, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी की हम बात करें तो नेग्लिजिबल होगा, मतलब सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, दबाने पर दबेंगे नहीं, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी, है ना, जो जितना ज्यादा दब पाएगा, जिस पर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेंगे और जितना ज्यादा कंप्रेस होगा वो क्या होगा, गैस होगा। तो हाईली कंप्रेसिबिलिटी गैस होगी, लिक्विड जो रहेगा वो लेस कंप्रेसिबल होगी, और जो सॉलिड रहेगा वो क्या रहेगा, नेग्लिजिबल रहेगा, मतलब इसमें कंप्रेस होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा नहीं रहेगी, ठीक है। तो जनरल प्रॉपर्टी होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस की। अब बात करते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। आपको पता है कि जब आप क्या करते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करेंगे तो मैटर जो रहेगा अपनी स्टेट को चेंज करेगा। किस तरीके से चेंज करेगा वो यहां पर हम देख सकते हैं। जैसे कोई सॉलिड होगा, उस सॉलिड को आप क्या कर रहे हो, हीट करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, है ना। आपने यहां पर देखा ये आइस, आइस कैसा होता है, सॉलिड होता है। जब आप उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, है ना। फिर किस में चेंज होगा, वाटर में, और वाटर को फर्दर हीट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में, है ना, वेपर में चेंज हो जाएगा। वाटर वेपर होता है, देखा ही होगा आपने,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे सॉलिड में, उसको आप हीट देंगे तो पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे, और दूर दूर जाएंगे तो लिक्विड में चेंज होगा। और ज्यादा हीट करेंगे तो और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम होगा, वो किसमें चेंज हो जाएगा, गैसेस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज होगा हीट को ट्रांसफर करने पर। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, गैस को कूल कर देंगे, मतलब वेपर को कूल करेंगे तो वाटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर वाटर को वापस या लिक्विड को आप फिर से क्या कर रहे, फ्रीज कर रहे, तो वो किस में चेंज हो रहा है, वो आइस में चेंज हो जाएगा। मतलब आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे तो स्टेट ऑफ मैटर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें यहां पर देखना है। The states of matter are interconvertible and can be changed by changing the temperature and pressure. जब आप टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करेंगे तो मैटर भी अपनी स्टेट को चेंज करेगा। सबसे पहली बात आती है सब्लिमेशन, दूसरा होगा फ्यूजन और तीसरा होगा वेपराइजेशन। Sublimation, a solid changes directly into gas without passing through the liquid state, है ना। जैसे हमने केम्फर को देखा होगा या आयोडीन होता है, तो केम्फर क्या होगा, केम्फर जो रहेगा वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है, लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होता है। तो यदि कोई सॉलिड जो रहेगा वो क्या होगा, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। A solid changes directly into gas without passing through the liquid state. This occur on heating and the reverse is also possible. Gases to solid, है ना, गैस से सीधा सॉलिड में चेंज होगा, इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। दूसरा आ जाता है फ्यूजन, है ना, इसका जो एग्जांपल होगा वो क्या होगा, केम्फर या आयोडीन भी लिख सकते हैं आप। आयोडीन जो रहेगा वो क्या होगा, डायरेक्टली सॉलिड से किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। दूसरा आ जाता है फ्यूजन और मेल्टिंग। सॉलिड टर्न इनटू अ लिक्विड, है ना, सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है। द टेम्परेचर एट विच दिस अकर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट, है ना, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। जैसे यहां पर आपने देखा आइस किस में चेंज हो रहा है, आइस जो रहेगा वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, वाटर में चेंज हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस जिस टेम्परेचर पर चेंज होगा उसे हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। अब आ जाता है वेपराइजेशन या बॉइलिंग। अ लिक्विड टर्न इनटू अ गैस एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि बॉइलिंग जो रहेगा वो कैसा फिनोमिना होगा, बल्क फिनोमिना होगा। अब बॉइलिंग होता क्या है ये चीज हम देख लेते हैं, है ना। तो बॉइलिंग को किस तरीके से देख सकते हैं अपन, यहां पर देखते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास क्या है, आपके पास एक लिक्विड है ना, ये हमारे पास है लिक्विड, यहां पर है हमारे पास लिक्विड, ये है लिक्विड। अब लिक्विड जो रहेगा इस पर क्या हो रहा है, इसके ऊपर आपने इसको हीट एनर्जी देंगे आप, तो क्या होगा, डायरेक्टली बॉईल होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ये लिक्विड जो है ना, ये लिक्विड जो रहेगा लिक्विड का सरफेस है। अब इस लिक्विड के ऊपर क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है। इस प्रेशर को आप क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, कोई भी लिक्विड होगा उस लिक्विड के ऊपर क्या कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो क्या होगा, वो लिक्विड जो रहेगा, है ना, यहीं पर रहेगा। अब आपने यहां से क्या करा, एनर्जी देना, हीट एनर्जी देना स्टार्ट करा, और हीट एनर्जी देना स्टार्ट करेंगे तो जो लिक्विड रहेगा उस लिक्विड के मॉलिक्यूल हीट एनर्जी को क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो इनका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो रहेगा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर रहेगा वो इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिर आप और एनर्जी देते जाएंगे, एनर्जी देंगे तो ये लिक्विड कहां चला जाएगा, ऊपर चल जाएगा, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, बॉईल हो चुका है। तो बॉईल कैसे हो रहा है, क्योंकि जो लिक्विड का वेपर प्रेशर रहेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो चुका है। तो जब भी आप याद रखें वेपर प्रेशर जो रहेगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो क्या होगा, कोई भी लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। जिस भी टेम्परेचर पर वो बॉईल हो रहा है उसी को आप क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। मतलब द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब किसी भी कोई ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर जो रहेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, उसी को आप बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अब आ जाता है यहां पर, ये तो हम देख ही चुके ऑलरेडी,
अब आपके पास देखो सॉलिड यदि चेंज होगा किसमें, डायरेक्टली गैस में ना, ये कौन सा स्टेट है आपका, गैस, और ये कौन सा स्टेट है, लिक्विड, और ये आपके पास है सॉलिड। यदि सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो रहा है तो इसे आप बोलेंगे सब्लिमेशन, ठीक है। सॉलिड जो रहेगा वो लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसे आप क्या बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे। और जो लिक्विड रहेगा वो सॉलिड में चेंज हो रहा है उसे आप फ्रीजिंग बोलेंगे, ठीक है। लिक्विड जब गैस में चेंज होगा उसे इवेपोरेशन बोलेंगे, और जो गैस रहेगा वो लिक्विड में चेंज होगा इसे आप कंडेंसेशन बोलेंगे, ठीक है। और सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो रहा है सब्लिमेशन बोल रहे हैं, और गैस यदि सॉलिड में चेंज हो रहा है इसे आप बोल रहे हैं क्या, डिपोजिशन बोलते हैं। तो ये स्टेट्स आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। अगली बात हम करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, है ना। जब आप क्या करते हैं, टेम्परेचर को चेंज करते हैं, मतलब यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, है ना। जब हम आइस को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपने देखा जब आइस को आप हीट कर रहे हैं तो लिक्विड में चेंज हो रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इंक्रीज द हीट द पार्टिकल गेन एनर्जी एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर एनर्जी ड्यू टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, मतलब आप जितना ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। द पार्टिकल ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड न्यू स्टेट इज ऑब्टेन, है ना, और आपको वहां पर क्या हो जाएगी, एक नई स्टेट ऑब्टेन हो जाएगी, है ना। जब सॉलिड को आप हिट कर रहे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, है ना, अभी बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे ही हमने एनर्जी दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, ठीक है। तो ये लिक्विड स्टेट में चेंज हुआ, और ज्यादा एनर्जी दी और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, ये गैस में चेंज हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड, मतलब कोई भी सॉलिड जो रहेगा वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, है ना। ऐसा टेम्परेचर जिस पर क्या होगा, कोई भी सॉलिड कंप्लीटली किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा, आप उसी को बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। अब बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, है ना। बॉइलिंग पॉइंट ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपने देख ही चुका है क्या है, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा उसी को आप क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, है ना। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, है ना, ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये बॉइल होना कब स्टार्ट होगा, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, है ना, बॉइलिंग क्या होगा, बल्क फिनोमिना होगा। अभी हम इवेपोरेशन देखेंगे या वेपराइजेशन देखेंगे, ये जो होगा वो सरफेस फिनोमिना होगा। याद रखें आप, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, ठीक है। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की हम बात कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलो ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, है ना। जब आप क्या करेंगे, 1 किलो सॉलिड को लिक्विड स्टेट में चेंज कर देंगे तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं, लेटेंट हीट बोलेंगे, है ना। जैसे सपोज करो ये आइस था, है ना, ये आइस है, कितना आइस, 1 kg आइस है। आप इसको क्या दे रहे हैं, आप इसको दे रहे हो हीट, आपने हीट दी तो ये किस में चेंज हुआ, ये लिक्विड में चेंज हुआ, है ना। ये किस में चेंज हो गया, वाटर में चेंज हो गया। अब आपको जितना एनर्जी ट्रांसफर करना पड़ी उसी एनर्जी को आप क्या बोल रहे हैं, लेटेंट हीट बोल रहे हैं ना। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलो ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है। 1 किलो सॉलिड को आप जब लिक्विड में ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको जितना एनर्जी ट्रांसफर करना पड़ेगी उसी को आप क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलो ऑफ लिक्विड, है ना। यहाँ पर हमारे पास एक लिक्विड था, है ना, वाटर या कोई भी हो सकता था लिक्विड। तो आप यहाँ पर क्या है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड आपके पास है 1 kg, इसको आप हीट देंगे। आप इसको जब हीट देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये गैस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये गैस में चेंज हो जाएगा। तो इस हीट को आप क्या बोल रहे हैं, जो 1 kg लिक्विड को गैस में या वेपर में चेंज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसी को आप क्या बोल रहे हैं, लेटेंट हीट। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलो ऑफ लिक्विड टू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर at its boiling point is called the latent heat of vaporization of the liquid।
ठीक है, तो दोनों टर्म आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन जो रहेगा एक सरफेस फिनोमिना है ना, आपको यहाँ पर दिख रहा है पार्टिकल्स। सबसे पहली बात, इस इवेपोरेशन को हम समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक लिक्विड है, ठीक है। अब बताओ मुझे, लिक्विड जो रहेगा इसका ये सरफेस है, ठीक है। सरफेस के मॉलिक्यूल के पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। क्यों होगी? देखो, ये पार्टिकल है ना हमारे पास, यहां पर है हमारे पास एक पार्टिकल। इस पार्टिकल के ऊपर इधर से सभी तरफ से फोर्स लग रहा है, ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। और जो बल्क वाले पार्टिकल से, इनमें क्या हो रहा है? सभी तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है। इधर सभी तरफ से दूसरे पार्टिकल इनको क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा कहां पर लग रहा है? बल्क वाले मॉलिक्यूल्स पर। सरफेस मॉलिक्यूल्स पर तो ऊपर से कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, मतलब ऊपर वाले या सरफेस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। जब आप इसको हीट देंगे तो क्या होगा? हीट देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है, ठीक है। और ये जो सरफेस मॉलिक्यूल है, इनकी काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी। तो सरफेस मॉलिक्यूल क्या करेंगे? एस्केप कर जाएंगे, और एस्केप कर जाएंगे तो क्या होंगे? वेपर में चेंज हो जाएंगे। उसी फिनोमिना को आप वेपराइजेशन बोलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सरफेस मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे उन पर उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है जितना बल्क मॉलिक्यूल्स पर है, ठीक है। तो आप जब भी हीट को ट्रांसफर करेंगे तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी किसकी इंक्रीज होगी? सरफेस मॉलिक्यूल की। तो सरफेस मॉलिक्यूल किस में चेंज होंगे? गैसेस में चेंज होंगे। The phenomena of changing of a liquid into its vapor state at any temperature below its boiling point is called evaporation. Evaporation is a surface phenomena. कैसा फिनोमिना है? सरफेस फिनोमिना है ना। तो जब आप क्या कर रहे हैं? हीट को ट्रांसफर करेंगे तो लिक्विड जो रहेगा वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगा, है ना। उसी को आप क्या बोल रहे हैं? इवेपोरेशन। अब देख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन एंड इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया, इंक्रीज इवेपोरेशन, है ना। अब हम देखो, सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। आप कोई ग्लास में पानी को रखेंगे, ठीक है, वो इतना जल्दी वेपर में चेंज नहीं होगा। यदि उस पानी को आप क्या करेंगे? फ्लोर पर फैला देंगे तो वो जल्दी से क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा और पानी जल्दी से सूख जाएगा। मतलब आप सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज होगा, ठीक है। इंक्रीज द टेम्परेचर, काइनेटिक सॉरी इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, है ना। आप जब क्या करेंगे? टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होगी और इवेपोरेशन का रेट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। एंड डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, है ना। ह्यूमिडिटी क्या होती है? एटमॉस्फेयर में जो वाटर प्रेजेंट होगा। जैसे बारिश के दिनों में आपने देखा होगा, बारिश के दिनों में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो कपड़े देर से सूखते हैं, है ना। तो यहां पर क्या होगा? जब आप डिक्रीज करेंगे ह्यूमिडिटी को तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगी। जैसे गर्मी के दिनों में या समर के सीजन में क्या होता है? ह्यूमिडिटी बहुत ही कम होती है, इसीलिए इवेपोरेशन का रेट क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है। इंक्रीज इन विंड स्पीड, है ना। विंड स्पीड जब इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। इवेपोरेशन कॉज द कूलिंग इफेक्ट। अब इवेपोरेशन क्या करता है? कूलिंग इफेक्ट को शो करता है। वो किस तरीके से करता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। कूलिंग कॉज्ड बाय evaporation. When the liquid is kept in open vessel, the particle of liquid absorb energy, है ना, from surroundings to regain the energy, है ना, regain the energy lost during evaporation. This absorption of energy make the surrounding cold, और ये surrounding को क्या कर देगा? cold कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप यहां पर बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। When you pour some acetone, है ना, एसीटोन या नेल पॉलिश रिमूवर, जिसको हम बोलते हैं थिनर। जब थिनर को अपन क्या रखेंगे? पाम के ऊपर रखेंगे तो जो थिनर या जो एसीटोन रहेगा, है ना, ये एसीटोन या थिनर जो रहेगा वो क्या करेगा? पाम से जो रहेगा सराउंडिंग से क्या करेगा? पाम से एनर्जी को क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और जब आपके पाम से एनर्जी निकल जाएगी तो आपको आपका जो पाम रहेगा वो कैसा फील करेगा? कूलिंग फील करेगा, है ना। Example, when you pour some acetone nail polish remover on your palm, the particle gain energy, और वो पार्टिकल्स जो लिक्विड जो भी आप रख रहे हैं एसीटोन, वो पार्टिकल्स क्या करेंगे? एनर्जी को गेन करेंगे हमारे पाम से, एनर्जी फ्रॉम यूर पाम और सराउंडिंग्स एंड इवोपरेट। और वो क्या होंगे? जब एनर्जी को गेन करेंगे तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो गैस में चेंज हो जाएंगे, और वो क्या हो जाएंगे? इवेपोरेट, कॉजिंग द पाम टू फील कूल। तो आपका पाम क्या फील होगा? कूल फील होगा।
ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। अब जान लेते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब आप प्रेशर को चेंज करेंगे तो क्या होगा, जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज होगा। बाय अप्लाइंग अ प्रेशर फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन आल्सो बी चेंज्ड, गैस कैन बी लिक्विफाइड, है ना। आपने एलपीजी को देखा, एलपीजी को हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी पर क्या करते हैं हम, हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो गैसेस है उसके पार्टिकल पास पास आएंगे और वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग अ प्रेशर एंड बाय रिड्यूसिंग अ टेम्परेचर। आप टेम्परेचर को रिड्यूस करें और प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज होगा, है ना। लिक्विड पेट्रोलियम गैस देख लिया हमने, ठीक है। ड्राई आइस, अब हम बात करते हैं ड्राई आइस की, है ना। यहां पर आपको दिख रहा होगा ड्राई आइस। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज कूल्ड, है ना, अब जब आप कूल करेंगे अंडर हाई प्रेशर इट्स डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, इसमें चेंज हो जाएगी, सॉलिड में चेंज हो जाएगी, है ना। जो गैस थी वो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड ड्राई आइस, ड्राई आइस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, है ना। तो ड्राई आइस को आप किस में स्टोर करेंगे, हाई प्रेशर पर स्टोर करेंगे, ठीक है। तो आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि जब आप किसी भी लिक्विड या गैस या सॉलिड, सपोज करो ये आपके पास था गैस, ठीक है, ये क्या आपके पास है गैस, है ना, ये आपके पास है गैस। यहां पर हमने क्या लगाया, एक पिस्टन लगाया, है ना, यहां पर आपको दिख ही रहा होगा, ये आपके पास क्या है, एक पिस्टन, है ना। पिस्टन, पिस्टन तो जानते हैं आप, है ना। तो ये पिस्टन होगा, इस पिस्टन के थ्रू जब आप प्रेशर को अप्लाई करेंगे, तो यहां से एक प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये पार्टिकल, जो गैस के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, बहुत ही पास पास आ जाएंगे और किस में चेंज हो जाएंगे, ये लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। और ज्यादा फर्दर प्रेशर लगाएंगे तो और ज्यादा पार्टिकल पास पास आएंगे और ये किस में चेंज हो जाएंगे, सॉलिड में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने यही चीज यहां पर बोला, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस कूल्ड अंडर हाई प्रेशर, तो आपने और ज्यादा प्रेशर लगाया, इट्स डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, और ये डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएंगे, सॉलिड में चेंज हो जाएंगे, कॉल्ड ड्राई आइस, है ना। तो जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना। ऊपर से जब प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं हम तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो गैस से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ड्राई आइस इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर, तो आप किसमें, हाई प्रेशर पर स्टोर करते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट, है ना, आपको पता है जब टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज होगा। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन, है ना। जब क्या होगा, कोई भी सॉलिड जो लिक्विड में चेंज होगा तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, उसी को हम बोल रहे हैं मेल्टिंग और फ्यूजन बोल रहे हैं ना। सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है या आइस जो रहेगा वाटर में चेंज हो रहा है। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, है ना। और उस टेम्परेचर या जिस पर क्या हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में कंप्लीटली चेंज हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसी को आप क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन, है ना। तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन रहेगा। डिफरेंट सब्सटेंस है डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, आपको पता होगा कि डिफरेंट सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे मेटल की हम बात करें, ये आयरन से बना हुआ है तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होगा, क्योंकि आयरन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको मेल्ट करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और इसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेल्टिंग पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है कि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज्यादा होगा। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि आपको उस सब्सटेंस को उतनी ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करना पड़ेगी। हायर द मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर इट्स स्ट्रेंथ ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना ही ज्यादा क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म होता है, जो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।